2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और बिल्कुल ही फ्री में आप खुद अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू सीखते हैं किस तरीके से आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। गाइस, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको समझना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ब्रीफली आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जिससे एक बार में ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और आपको कोई ऑब्जेक्शन ना आए। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास जरूर होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका पैन कार्ड। बिना पैन कार्ड के आप जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर पैन नंबर है तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपका आता है वो आता है आधार कार्ड। आधार नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए और आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए। करेक्ट मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल है वो आपका लिंक होना चाहिए। सर, अब ये कैसे पता लगाएं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है? उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वीडियो एक बार पहले पूरी देख लीजिए फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, इस पीडीएफ के अंदर ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इस वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएंगे। आधार की माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करना है। आपका मोबाइल नंबर की डिजिट्स यहाँ पर आ जाएंगी, उसको मैच कर लीजिए। वो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर रहेगा बिकॉज उसके ऊपर ही आपका ओटीपी जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर, करेक्ट मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप आधार में चेंज करवाइए अपना मोबाइल नंबर। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आधार में आप एंटर करवाइए, फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है पीटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में पीटी मैंडेटरी होता है और कई स्टेट्स में पीटी मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे यहां पर मैंने आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जिसमें आपका आ जाता है कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आसाम, केरला, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, मिजोरम। इन सभी स्टेट्स के अंदर प्रोफेशनल टैक्स मैंडेटरी होता है। तो कई बार देखा गया है जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी रेज करता है कि आपको पीटी नंबर हमको दीजिए पहले, तब हम आपकी जीएसटी की एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप इन स्टेट में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाइए। लेकिन ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है तो बिना पीटी के भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट में, जैसे दिल्ली में आप अगर कर रहे हैं तो दिल्ली में पीटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिल्ली में अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट आता है जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जिस प्लेस पर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाले हैं उस प्लेस का डॉक्यूमेंट आपको यहां पर चाहिए होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? अगर वो प्रोमाइसिस आपका ओन्ड है, आपका अपना प्रोमाइसिस है, तो उस केस में आप इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप अपना ओनरशिप डॉक्यूमेंट देंगे, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अंदर आपकी सेल्स डीड आ जाएगी, पावर ऑफ अटर्नी आ जाएगी, गिफ्ट डीड आ जाएगी या विल डीड आपके पास अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं। ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट आपका माना जाएगा और उसमें ऑब्जेक्शन आने के चांस सबसे कम रहते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट है तो वो भी आप दे सकते हैं। म्यूनिसिपल खाता कॉपी है आपकी, वो आप दे सकते हो। अगर नहीं है ये तीनों तो लास्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आप देंगे, लेकिन वो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। ज़्यादा पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल मत दीजिएगा। जो लेटेस्ट बिल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल है वही बिल आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद सेकेंड आता है कि सर मेरा अपना नहीं है, कंसेंटेड है, मेरे पेरेंट्स का घर है या फिर मेरे किसी रिलेटिव का घर है जहां पे मैं रहता हूं और वहीं पर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो उस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सबसे पहले आपको ओनरशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए। जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको चाहिए होगा और उसके साथ साथ आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर चाहिए होगा। अब रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है। इस पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट को तो आप खुद फिल कर पाएंगे, बट वो जो डॉक्यूमेंट है
चाहे वो रेंट एग्रीमेंट आप ले या कंसेंट लेटर ले, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। वो आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा, किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से जाकर के आप नोटराइज जरूर करवाएंगे। स्टैम्प के ऊपर 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ के स्टैम्प के ऊपर आप उसको नोटराइज करवाइए। और रेंट एग्रीमेंट को या कंसेंट लेटर को नोटराइज करा करके ही आप अपलोड करेंगे। तो विदाउट नोटराइज आप डॉक्यूमेंट ये वाला अपलोड नहीं करेंगे, चाहे वो कंसेंट लेटर है चाहे रेंट एग्रीमेंट है। किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से उसको नोटराइज जरूर करवाइएगा, उसके बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कीजिएगा, बिकॉज वरना बाद में आपको दिक्कत आएंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अप्लाई करने से पहले ही इन सारी चीज़ों से रूबरू हो जाए और बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई ऑब्जेक्शन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अगर रेंटेड है, सर मैंने तो रेंट पे लिया है और उस रेंट की शॉप है मेरी, रेंट का मेरा ऑफिस रहेगा, वहां पर मैं अपना काम करूंगा, उस केस में आपको चाहिए सबसे पहले तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपको कोई चाहिए होगा। ओनरशिप के डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो अगर आप रेंट पे कहीं ऑफिस लेंगे तो जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो आपको सेल्स डीड तो देगा नहीं, ना ही कोई वो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट ये वाले तो देने वाला वो है नहीं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर मिल सकता है, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर लीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ आपको रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा जिसमें 2 विटनेस मैंडेटरी हैं और वो रेंट एग्रीमेंट भी आपका नोटराइज्ड होना चाहिए। इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। जैसे ये वाला आपका रेंट एग्रीमेंट का लिंक है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एनओसी का फॉर्मेट भी मिल जाएगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे बट फॉर्मेट नोटराइज आपको करवाने पड़ेंगे किसी एडवोकेट से, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट है पैन एंड आधार। पैन एंड आधार आप ले सकते हैं। पैन एंड आधार जो है वो आप अपने लैंडलॉर्ड से भी लीजिएगा, और आप एज अ टेनेंट आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपना पैन और आधार तो होना ही चाहिए जीएसटी अप्लाई करने के लिए। लैंडलॉर्ड का भी पैन और आधार ले लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज कई बार देखा गया है डिपार्टमेंट क्वेरी रेज कर देता है कि आप लैंडलॉर्ड का भी पैन और आधार कार्ड हमको दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए एडवांस में आप ये डॉक्यूमेंट अगर अटैच कर देंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, आपको कोई क्वेरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाउ ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करने के बाद में इसके साथ साथ आपको एक पिक्चर भी चाहिए होती है, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होती है, वो आपको अपलोड करनी होती है ऑनलाइन। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं अगर आप कंपनी के लिए या एलएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं, सोल ओनर है, उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि आरओसी की तरफ से मिलता है, ये आपको तब चाहिए अगर आप कंपनी या एलएलपी हैं। ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए होता है एक्स्ट्रा, और पैन और आधार चाहिए होते हैं सभी डायरेक्टर के। लेकिन ये तीनों केवल उसी केस में आपको चाहिए जब आप किसी कंपनी या एलएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपको ये 5 डॉक्यूमेंट जो है ये अरेंज करके रखने पड़ेंगे अपने पास जीएसटी अप्लाई करने से पहले। चलिए सर, अब समझते हैं, ब्रीफली आपको समझाता हूं जीएसटी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। अब डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पे आ जाओ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स, ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार करके रख लेना। डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखोगे तो मेरी वीडियो पॉज कर करके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जाओगे, अटक जाओगे। इसीलिए मैंने पहले आपको पूरे प्रोसेस बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको कंप्लीट चाहिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या है, एक टीआरएन नंबर जनरेट करना है। 2 पार्ट होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। पार्ट 1 में हम टीआरएन नंबर जनरेट करेंगे, पार्ट 2 के अंदर हमारी फाइनल एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पर आई एम अ सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेटस क्या है। मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर भी लोग गलत चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपका टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर है, ई कॉमर्स। मैंने तो देखा है कि एक पर्सन ने, उसको ऑनलाइन सेलिंग करनी थी अमेजोन के ऊपर, उसने क्या किया, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया और उसको दिख गया ई कॉमर्स, तो उसने ई कॉमर्स पे टिक कर दिया। तो आप किसी प्रोफेशनल को जब दे रहे हो ना 500 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, वो इसी चीज़ के लेता है, बिकॉज उसको पता है कि ये जो टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स लिखा है ना, इसका मतलब है कुछ और। इसका मतलब जब अमेजोन अप्लाई करेगा ना अपने जीएसटी के लिए, या जब फ्लिपकार्ट अपना जीएसटी अप्लाई करेगा ना, तो फ्लिपकार्ट को नॉर्मल जीएसटी के साथ में ये वाला भी फ्लिपकार्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है टैक्स को कलेक्ट करना, अमेजोन के लिए रिक्वायर्ड होता है टैक्स को कलेक्ट करना, स्नैपडील के लिए रिक्वायर्ड होता है, मिंत्रा के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके ऊपर आप तो सेलिंग कर रहे हो भाई, आप अमेजोन थोड़ी हो, बात समझ रहे हो? आप अमेजोन नहीं हो, आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, आप तो एक ऑनलाइन सेलर हो। ऑनलाइन सेलर इज अ डिफरेंट थिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो ई कॉमर्स लिखा हुआ है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए लिखा हुआ है। तो अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हो, उस सिनेरियो में आपको यहां पर सेलेक्ट नहीं करना है।
फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है, देन एम्बेसी है, फॉरेन कंट्री की अदर नोटिफाइड पर्सन है, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। अब देखो ये नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, ये अलग होता है, इसमें भी आप फॉल नहीं होगे। आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, इतनी सिरदर्दी आपको लेनी ही नहीं है। सो टैक्स पेयर पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल स्टेट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लीगल नेम आपको यहाँ पर डालना है। अब लीगल नेम जब आप डालेंगे तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर अपना बिजनेस का नेम नहीं डालना है, आपको डालना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका लीगल नेम, यहाँ पे देखो मेंशन भी है, एज मेंशन इन पेन, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम। आपको यहाँ अपना ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है, आपको लीगल नेम देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर मेंशन्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो आप नेम यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका होता है वो पैन नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, एंड उसके बाद में कैप्चा कोड डालिए एंड प्रोसीड कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये टैक्स पेयर वाला पॉइंट आपको समझना था, बाकी तो बेसिक सी डिटेल्स हैं। आप यहाँ पर बेसिक डिटेल डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी जीएसटी नंबर आपने अभी तक अप्लाई किए हैं वो उसका स्टेटस आपको दिखाएगा, उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा कि कौन कौन से आपके अप्रूव हुए हैं, कौन कौन से रिजेक्ट हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करना चाहते हो डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो, और प्रोसीड पर आपको यहाँ क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको प्रोसीड करना है। एंड जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका टीआरएन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। टीआरएन नंबर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है जो कि यहाँ पर जनरेट हो गया है। आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा एंड आपकी मेल पर भी ये चला जाएगा। इसको जो है आपको कॉपी करना है एंड देन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके यहाँ पे आपका टीआरएन नंबर डालने की डिटेल आ जाएगी। देखो अभी अभी हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा जहाँ पे हमको अपना टीआरएन नंबर यहाँ देना है, कैप्चा कोड डालना है एंड देन प्रोसीड करना है। सो टीआरएन नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी डालना है जो कि आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे आया होगा एंड फिर आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपकी जीएसटी REG 1 जो होती है बेसिकली जीएसटी नंबर अप्लाई करने की एप्लीकेशन होती है, तो ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर भी आपको एक अलर्ट दिख रहा होगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप जो है वेरीफाई कर लो कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है या नहीं है इस वेबसाइट पर जाकर के। और ये वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कैसे आपको वो काम करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल आएगी, उसके बाद प्रोमोटर्स की डिटेल है, ऑथराइज सिग्नेटरी, रिप्रेजेंटेटिव। मैं एक एक स्टेप आपको समझा देता हूँ तो आप इजीली समझ जाओगे। सो सबसे पहले आपको बिजनेस की डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका लीगल नेम, ये ऑटो फिल होकर के आता है। आपका पैन नंबर यहाँ पर अपने आप फिल होकर के आएगा एंड उसके बाद में डेट ऑफ क्रिएशन जब आपने क्रिएट की वो आपका आएगा। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, आपका पैन आपने कब क्रिएट किया था उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पर आपको डालना है ट्रेड नेम। अब ट्रेड नेम का मतलब क्या होता है? ट्रेड नेम का मतलब ये होता है कि जो आपका ब्रांड नेम है, जिस नाम से आप काम करना चाहते हो वो ट्रेड नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आपका नाम है, मान लो लक्ष्य आपका नाम है फॉर एग्जांपल, तो लक्ष्य नाम है और आप कंपनी आपकी किस नाम से है? लक्ष्य ट्रेडर्स नाम से है, तो आप यहाँ पर ट्रेड नेम में मेंशन करोगे लक्ष्य ट्रेडर्स। ठीक है। लीगल नेम हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था जहां पे आपका कंप्लीट नेम आएगा लक्ष्य, लेकिन यहां पर आपको अपना ट्रेड नेम डालना है जैसे लक्ष्य ट्रेडर या लक्ष्य कंसल्टेंसी, जो भी आपका नाम है वो आप कंप्लीट नेम ट्रेड नेम यहां पर डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है आपका। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो फॉरेन कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप है। एक इंडिविजुअल को क्या सेलेक्ट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई और पार्टनरशिप फॉर्म है जो भी एप्लीकेबल है आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी नंबर लेना सिखा रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट जो है ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। नीचे जाएंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर काफी बार लोग गलती कर देते हैं। पहला ऑप्शन है आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता। इसमें आपको एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए, कुछ टाइम लिमिट के लिए आपको जीएसटी नंबर दिया जाता है।
किनको ये लेना होता है मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर लगता है हर साल। अब ट्रेड फेयर 15 दिन या 1 महीने का होता है, जो कि सर्दियों के टाइम नवंबर दिसंबर के आसपास लगता है। अब कोई यूपी का पर्सन है, वो चाहता है कि मैं स्टॉल लगाऊं अपना दिल्ली के ट्रेड फेयर में आकर के। तो जो दिल्ली में आकर के आप गुड्स कैसे बेचोगे, दिल्ली वाले यूपी वाले के पास तो यूपी का जीएसटी नंबर है, तो वो दिल्ली में कैसे बेचेगा? तो उसके लिए दिल्ली में उसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसको काम करना है खाली 15 दिन, 15 दिन के लिए वो पूरा का पूरा जीएसटी नंबर ले, तो वो कहीं से भी फिजिबल नहीं होता। इसीलिए जीएसटी में एक ऑप्शन आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे इनेबल कर देते हो तो उस केसेस के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह काम करना चाहते हो तो इसको डिसेबल ही रहने देना है आपको। दूसरा ऑप्शन होता है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अब कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी के अंदर एक कंपोजिशन स्कीम होती है जिसकी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे ना जीएसटी का रेट कम लेंगे, लेकिन आपको कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे, आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं बेच पाओगे। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जाते हो तो बहुत सारी लिमिटेशंस, कंडीशंस आपके ऊपर लग जाती हैं और आपको वो जो रिड्यूस रेट है जीएसटी का वो मिल जाता है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो ना तो बहुत ध्यान से जाना, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप पूरे इंडिया में बेचोगे, फिर तो आप इसमें वैसे नहीं जा पाओगे। तो कंपोजिशन स्कीम को पहले समझ लेना ध्यान से, उसके बाद इसको इनेबल करना अगर आप जाना चाहते हो तो। अदरवाइज आप इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल रहने दीजिए। उसके बाद आता है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहां पर भी काफी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रीजन हम क्या सेलेक्ट करें। अब यहां पे आपको मैं रीजन शो करता हूं, काफी सारे रीजंस आपको यहां मिल जाएंगे। सबसे पहला रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है क्रॉसिंग दी थ्रेशोल्ड लिमिट। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखा रहा था तब मैंने आपको कुछ लिमिट्स बताई थी, और ये वाली लिमिट्स थी कि टर्नओवर लिमिट क्या होती है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। किसी स्टेट में 10 लाख है, 20 लाख है, गुड्स अगर आप खाली बेच रहे हो तो वहाँ 40 लाख है। तो अलग अलग टर्नओवर की लिमिट होती है। तो अगर आपकी टर्नओवर लिमिट वो क्रॉस हो जाती है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी आ गया, और एक और ऑप्शन आता है सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी आपका आ गया। और एक आता है वॉलेंट्री बेसिस का। देखो मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हम दो ही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं क्लाइंट के लिए। एक तो होता है कि जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, जैसे 40 लाख से ज़्यादा जैसी क्रॉस हुई, 40 लाख की लिमिट अप्लाई हुई हमारे क्लाइंट पे और 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई, तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्रॉसिंग दी थ्रेशोल्ड लिमिट। अदरवाइज जो हमारे लिए रहता है 99% केसेस में हम वॉलेंट्री बेसिस पर ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप कोई और ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सर मैं तो ना ई कॉमर्स पोर्टल पर बेचना चाहता हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता हूँ, मैं तो सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 99% क्लाइंट के केस में जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई, हम वॉलंटरी बेसिस ही यहां पर सेलेक्ट करते हैं। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आज के केस स्टडी में भी हम लेंगे वॉलंटरी बेसिस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपकी क्या है? तो यहां पर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो उस डेट को यहां पर आप डाल सकते हो कि आज जो है हम बिजनेस कमेंस कर रहे हैं, इसलिए हम आज अपना जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पहले की डेट डालते हो ना तो काफी बार क्या होता है, मैं आपको देखो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई कुछ भी भर दो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मान लो 1 महीने पहले की डेट डालोगे तो आपसे काफ़ी बार ना एक क्वेश्चन पूछने जाएगा कि ये बताओ कि आपने 1 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, क्या उसका प्रूफ है आपके पास? तो ऐसी क्वेरीज भी ऑब्जेक्शन भी डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो आप आज की डेट डाल दो, बिकॉज हम वॉलंटरी बेसिस पर ले रहे हैं, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई। आप आज की डेट डाल दो और आज की डेट में आप अप्लाई कर दो जीएसटी नंबर के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपने क्या लिया हुआ है, तो इसके अंदर देखो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास इनमें से कोई भी नंबर है तो आप डाल सकते हो। स्पेशली अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या आपके पास एलएलपी नंबर है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर यहाँ रजिस्टर्ड हो, आपकी एलएलपी है, आप किसी एलएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप एलएलपी सेलेक्ट करो। एलएलपी का एक एलएल पिन होता है जो कि एमसी की तरफ से मिलता है, वो मेंशन करो। कब आपने एलएलपी रजिस्टर करवाई वो आप यहाँ पर मेंशन करो। कोई और रजिस्ट्रेशन है आपके पास, जैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सेलेक्ट करोगे एंड उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको ये चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो मैं अभी यहां पर जो है
रिमूव कर देता हूँ, हमको यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं चाहिए, कोई भी डिटेल नहीं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये वाली पहली डिटेल बेसिक डिटेल्स है ये आपकी सेव हो जाएंगी। नाउ बिजनेस डिटेल आपकी सेव हो चुकी है, बिजनेस डिटेल पे हमारा टिक आ चुका है। सेकंड ऑप्शन आता है प्रमोटर या पार्टनर्स की डिटेल। तो बिकॉज हम प्रोप्राइटर का काम कर रहे हैं तो एक पर्सन की डिटेल जाएगी। अब यहीं पर क्या होता है ना, जैसे आप एलएलपी के लिए काम कर रहे हो तो एलएलपी में 2 पार्टनर है मान लीजिए, तो दोनों पार्टनर की डिटेल आपको देनी है। आप किसी प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी अप्लाई कर रहे हो तो जितने डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर का आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डिटेल्स कंप्लीट देनी पड़ेगी। अब ये बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल में तो मैं क्या समझाऊं, देखो नेम डाल लो आप, उसके बाद फर्स्ट नेम है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लो, ये सारी डॉक्यूमेंट से आपको डालना है। आपके आधार नंबर पे और पैन नंबर पे डेटा सेम होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखो। एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जो है अपने पैन नंबर से डाल दो, आपका नेम जो है वो पैन नंबर से वो ऑटोमेटिकली वैसे यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर आप डालो, ईमेल एड्रेस आप डालो, इस पर आपका OTP आएगा। और जेंडर यहाँ पर जो भी है वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन ध्यान से, अगर आप किसी जैसे एलएलपी का कर रहे हो, एलएलपी का ये पार्टनर है तो यहाँ पे आप पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर डाल सकते हो। आई एम सॉरी। अगर ये पर्सन डायरेक्टर है तो डायरेक्टर आप यहाँ डालो। हमारे केस में क्या है, प्रोप्राइटर है, तो काफ़ी बार यहाँ पर लोग ओनर भी डाल देते हैं। वैसे प्रोप्राइटर इज द एप्रोप्रिएट वर्ड जो कि आपको यहाँ पर डालना चाहिए। सो प्रोप्राइटर के बाद ऑप्शन आएगा डिन नंबर। तो डिन नंबर डालना होता है जब आप डायरेक्टर हो तब, ठीक है, अदरवाइज आपको डिन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर पैन नंबर आ गया। आधार नंबर अब नहीं डालना होता, पहले यहीं पे आधार नंबर डालना होता है। अब आधार नंबर हमको, जब हम आधार को वेरीफाई करते हैं, हाइपर लिंक वाला जो वेरिफिकेशन होता है वो अब लास्ट में जा चुका है प्रोसेस, तो वहाँ पे आधार नंबर डालना होता है। तो अभी आपको यहाँ आधार नंबर नहीं डालना है। नीचे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। कंट्री आपका आ जाएगा, कंट्री के बाद पिन कोड डालिएगा। ऊपर आपको ये दिख रहा होगा मैप, मैप से काम बिल्कुल मत करना। मैप से काम करोगे तो एड्रेस आपका इधर उधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एड्रेस उस तरीके से डालो। लाइक पिन कोड जो है आपका, वो पिन कोड आप यहाँ पे डाल दो और 110086 ये हमारा पिन कोड हो गया। पिन कोड के बेसिस पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका सिटी टाउन आ जाएगा। सब लोकेलिटी है वो डाल दो। जो रेड वाले हैं ना, ये रेड वाले जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये मैंडेटरी हैं, तो इसके अंदर आपको डिटेल्स आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी। आप अपना बिल्डिंग का नंबर, फ्लैट नंबर डालिए और स्ट्रीट नंबर यहाँ पर मेंशन करिए, कोई लैंडमार्क है वो मेंशन करिए और उसके बाद आपके ऊपर डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, एप्रोप्रिएट जो भी होगी। इसके बेसिस पर मत डालना। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार नंबर है, आधार कार्ड है आपके पास, तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करना अपने इस वाले एड्रेस के अंदर। उसके बाद आपको अपनी एक फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो फोटोग्राफ आप यहाँ पर कैप्चर भी कर सकते हैं। मैं कैप्चर अभी नहीं करूँगा बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चूज आपके पास जो भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो है आपकी, बस क्लियर होनी चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए उसमें। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटो मत डालना, फेस आपका क्लियरली होना चाहिए सामने, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसी होती है। एंड वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फाइल साइज़ ध्यान रखना 100 KB से छोटा होना चाहिए उसका, वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। और ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी का एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, इसको इनेबल ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे केस में जो प्रोप्राइटर है वही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो इसको आप इनेबल जरूर करेंगे। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी भी है। अब मैं एक बार जल्दी से जो डिटेल्स है वो मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड गाइस उसके बाद हमारा थर्ड जो टैब है वो आ जाएगा ऑथोराइज सिग्नेटरी का। तो यहाँ पर जो डिटेल हमने फिल की थी, आपको बस प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है इस पर टिक करना है और उसके बाद में नीचे आपको जाना है। सारी डिटेल्स आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, कुछ भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के इंडिविजुअल के केस में कर रहे हो, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप जैसे कंपनीज होती हैं, एलएलपी होती है, तो वहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को आप यहाँ पर डिसेबल रहने दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आ चुकी है, डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसके लिए जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इसी टैब के अंदर होते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर, मतलब आपका बिजनेस कहाँ पर आप बिजनेस रन कर रहे हो वो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है पिन कोड। तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है और ऑब्जेक्शन भी आ जाती है। तो आप पिन कोड यहाँ पर सबसे पहले डालिए, आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और सिटी टाउन आ जाएगा, फिर लोकेलिटी और सब लोकेलिटी है, रोड, स्ट्रीट। अब ये डिटेल जो आप डालोगे ना, ये कहाँ से डालनी है, आपको चेक करना है जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके ऊपर जो आपका कंप्लीट एड्रेस आ रहा है, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एज इट इज़। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं चलेगी। जो आपका उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस आ रहा है वही एड्रेस आपको एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे सब लोकेलिटी मैं आपको एक एड्रेस करके दिखाता हूँ, रोहिणी सेक्टर 21, ये ऐड हो गया।
उसके बाद रोड एंड स्ट्रीट आपको ऐड करनी है, तो ये मैं हाइपोथेटिकली ऐड कर देता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट से डालना है, ठीक है। और नेम ऑफ प्रोमाइसेस जो है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये वैसे ऑप्शनल है, जो रेड वाले हैं ये मैंडेटरी होता है। बिल्डिंग नंबर में आपको डालना पड़ेगा आपका हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर क्या है, फ्लोर नंबर है तो फ्लोर नंबर आप डालेंगे, और लैंडमार्क जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ऊपर आप एक चीज देखोगे कि आपका अप्रोक्सीमेटली वही एरिया होना चाहिए, एग्जैक्टली वहां लेके मत जाना। इस मैप में अगर आप देखोगे ना तो आपका हो सकता है एग्जैक्ट लोकेशन ना आए, तो इस मैप को ज्यादा आप जो है कंसीडर मत करना। आप जो एड्रेस मेंशन कर रहे हो वो एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, और मैप में जस्ट देख लेना कि जैसे दिल्ली है तो भाई आपके आसपास का एरिया आ रहा हो, ऐसा ना हो कि यूपी बिहार का कोई यहाँ पर एड्रेस आ रहा हो, वो तो ऑब्वियसली वही आएगा क्योंकि पिन कोड जब आपने वो डाला है तो आपका आसपास का एरिया ही मैप के अंदर आ रहा होगा। ये चीज मेक श्योर जरूर कर लेना बस, बाकी डिटेल्स आप मैन्युअली अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर मेंशन करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट जुडिक्शन या फिर वार्ड नंबर क्या है, तो यहां पर आपका जो आपने पिन नंबर डाला वहां से वार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे केस में वार्ड 63 आ रहा है। अगर आपका वार्ड यहां पर नहीं आ रहा या 2 3 4 वार्ड आ रहे हैं तो उसमें आप क्या सेलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको अपने स्टेट की वेबसाइट पे जाना है। जैसे दिल्ली का हम कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए दिल्ली वैट की वेबसाइट होती है, दिल्ली वैट की वेबसाइट पे जाके आपको उसका जुडिक्शन नंबर जो है जुडिक्शन नंबर मिल जाएगा, कौन सा आपका पिन कोड का क्या जुडिक्शन नंबर है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली आ गया तो हमने वार्ड 63 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ये तो हो गया स्टेट जुडिक्शन। इसी तरीके से सेंट्रल का जुडिक्शन भी होगा। देखो जीएसटी जो है ना वो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही मिलकर के इसको चलाते हैं, तो स्टेट जुडिक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया। सेंट्रल जुडिक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिंक पे जाइए, एडवांस पे जाओ, ये सीबीआईसी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्विसेज के अंदर जाएंगे एंड सर्विसेज के अंदर आपको नो योर जुडिक्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप दिल्ली सेलेक्ट कीजिए, जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में लाइक आपको यहाँ एड्रेस दिखा देगा, लेकिन हमको इसके अंदर देखना है, इस पर आप क्लिक करेंगे दिल्ली के अंदर, तो ये आपके जोन आ जाएंगे, कौन कौन से जोन है। तो आप अपने पिन कोड के हिसाब से अपना जोन और सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हो। तो रेंज आप जो है सीबीएसई की वेबसाइट से चेक कर लो क्या आपकी रेंज पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ऑफिस का ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। अब मैंने आपको चार्ट में बताया था कि आपके या तो आपका रेंटेड होगा या आपका ओन्ड होगा या आपके पेरेंट्स के नाम पे होगा। तो अगर आपका ओन्ड है या पेरेंट्स के नाम पे है, जैसे अगर पेरेंट्स के नाम पे है, देखो तो कंसेंटेड पे आप सेलेक्ट करके कंसेंट लेटर दे सकते हो, लेकिन कंसेंट लेटर में दिक्कत क्या आएगी ना, कंसेंट लेटर आपको 100 KB ही अलाउ करने देगा। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अदर्स का, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल हम कैसे काम होता है। अदर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाके लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, 1 MB की लिमिट आपको मिल जाएगी। ये लिमिट हो सकता है आपको अभी लग रहा हो हल्की बात लग रही हो, लेकिन जब आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, जैसे आपका कंसेंटेड लेटर है तो आपको क्या चाहिए, एक नोटराइज NOC चाहिए आपको, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, हो सकता है पेन और आधार भी आपको लगाने पड़े अपने पेरेंट्स के या जिसका भी आपने कंसेंट लिया। इन सभी को आपको मर्ज करना पड़ेगा एक PDF फाइल के अंदर। फिर वो PDF फाइल भी आपकी काफ़ी बड़ी बनेगी, तो उसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। आई लव PDF यूज़ कर लो या कोई भी ऑनलाइन टूल आप यूज़ कर सकते हो उसको मर्ज करने के लिए एंड उसको कंप्रेस करने के लिए। तो कंप्रेस करके वो 1 MB तक की फाइल होनी चाहिए, वो फाइल आप यहाँ पर क्या करोगे, अपलोड करोगे। जैसे ही आप अपलोड करोगे एक डॉक्यूमेंट आपसे और मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अगर आपने इस लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं तो आप दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट 1 MB का आप अपलोड कर सकते हो। वही सेम डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड दैट उसके अंदर आपने सारी चीज़ें मर्ज कर दी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी 1 आधा मिनट लग जाता है इसको प्रोसेस होने में, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। देखो तो ये हमने यहाँ पर लगा दिए कंसेंटेड वाले केस में। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी केस ले, देखो यहाँ पे ज़्यादा फोकस ये मत करो कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो ना वो ज़्यादा मैटर करता है। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो आपके करेक्ट होनी चाहिए, जिस हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप रेंटेड सेलेक्ट करोगे तो रेंटेड के केस में फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रेंट एग्रीमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिक्कत ये, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करोगे फिर से 100 KB की लिमिट आ जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर आता है ना वो लिमिट्स का आता है। 100 KB के अंदर आप कोई PDF बनाओगे, उसको कंप्रेस करोगे तो उसकी क्वालिटी चली जाती है। ये सारे मैं प्रैक्टिकल एनालिसिस बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप अदर सेलेक्ट कर लो, अदर सेलेक्ट करके लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट डाल दो, 1 MB की लिमिट आपकी बन जाएगी। उसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें उन सब डॉक्यूमेंट को मर्ज करो, सबको कंप्रेस करो, 1 MB के अंदर लेकर के आओ
और डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिटेल में बता दिए थे कि जो केस आपका फॉल करता है वो डॉक्यूमेंट आप सारे अरेंज कर लो और सारे एक फाइल के अंदर, एक PDF के अंदर लगा लो एंड उसको क्या कर दो, कंप्रेस कर दो, 1 MB के अंडर वो लेकर के आ जाओ एंड उसके बाद फिर उसको आप यहाँ पर अटैच कर दो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक बार अटैच करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इसकी टेंशन मत लेना कि सर मेरा तो ओन्ड है या मेरा तो रेंटेड है और मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्शन नहीं, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, उसकी टेंशन आप मत लो, उसकी कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं आती है। डॉक्यूमेंट जो लगाओगे आप, डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही आपकी ऑब्जेक्शन जो है वो आएगी। ओके गाइस, डॉक्यूमेंट आप जब अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों जगह सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किया बिकॉज हमने एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें कंप्रेस करके डाल दी थी, तो वो मैंने यहाँ अपलोड कर दी। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट एट द अबव मेंशन प्रोमाइसेस, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटी आप करोगे, वो आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट है, ऑफिस है आपका, तो जो भी एप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। क्या आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है कोई, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करो। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या कोई ब्रांच है वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, वो आप ऐड करोगे, उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने इसका प्रूफ दिया, यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो डॉक्यूमेंट आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के भी देने पड़ेंगे। सो अगर आपका है तो यहाँ से आप इनेबल कीजिए और इससे नेक्स्ट स्टेप में आप उसको ऐड करेंगे। हम अभी इसे डिसेबल रहने देते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आता है, बिकॉज हमने नहीं डाला था तो यहाँ पे हमको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बारी आती है गुड्स और सर्विस की, तो आपको HSN वाइज यहाँ पर HSN समरी देनी है टॉप 5 कमोडिटीज़ की। टॉप 5 कमोडिटीज़ जो आप बेच रहे हैं उसकी गुड्स और उसका HSN नंबर आपको यहाँ देना है। तो HSN आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो या फिर नेम से भी सर्च कर सकते हो। तो हम बेसिकली सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज के अंदर जैसे एजुकेशनल सर्विस है तो यहाँ पर हम एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशनल सर्विसेज आ गया, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पर जो टॉप 5 सर्विसेज है वो ऐड कर सकते हो। अगर गुड्स बेच रहे हो तो टॉप 5 कमोडिटीज़ जो है वो सर्च कर लो, उसका HSN कोड मिल जाएगा एंड वो आप यहाँ पर करेक्टली दे सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बारी आती है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की। तो वैसे तो जनरली ये फिल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहां पर प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई होता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मैंने आपको लिस्ट दी थी स्टार्टिंग में, उस स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर होता है एक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर PT नंबर जरूर देना है वरना ऑब्जेक्शन आ जाती है। और जनरली मैंने देखा है कि आजकल ऑब्जेक्शन आ रही हैं अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ PT मैंडेटरी है और आप बिना PT के GST के लिए जाओगे तो PT के ऑब्जेक्शन वो रेज कर देते हैं। तो इसीलिए आप PT का RC नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो है वो यहाँ पर मैंशन करेंगे अगर आप उन स्टेट में रहते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज हम अभी दिल्ली का क्लाइंट है हमारा ये, तो हम यहाँ पे स्किप करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका आ जाता है जो कि है आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अब आधार ऑथेंटिकेशन पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर इनेबल यस जरूर कीजिएगा। अगर यस नहीं करोगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर इंस्पेक्टर आपके पास आएगा और जब इंस्पेक्टर आता है तो आपको पता है फिर वैसे एक तो डिले होगा, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा, फिर अप्रूव होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन ऐसा प्रोसेस है, सिंपली 5 से 10 मिनट में आपके पास मेल पे आ जाएगा लिंक और उस लिंक से आप जो है आधार ऑथेंटिकेशन कर पाओगे। तो ये प्रोसेस बहुत इजी रहता है। नीचे आपकी डिटेल्स आ रही होंगी, डिटेल ध्यान रखिएगा, आपकी मेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए बिकॉज आपकी ईमेल के ऊपर ही वो लिंक आएगा। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती है कि सर मेरे पास मेल नहीं आई आधार ऑथेंटिकेशन की। तो पहली चीज़ तो मेल आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो 5 से 10 मिनट का वेट करना। अगर उसके बाद भी नहीं आ रही तो चेक कर लेना मेल आईडी तो गलत नहीं डाल दी कहीं आपने, मेल आईडी गलत डाली है तो उसको ठीक करना। उसके बाद में आपके पास आपकी ईमेल पर ये मेल आएगी, ठीक है, और ये डिटेल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में आप टिक कीजिए यहाँ पर नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी और प्लेस अपना सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इनेबल ऑप्शन हो जाएगा EVC का। तो EVC में आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपके मोबाइल पे और ईमेल पे OTP जाएगा, उस OTP से वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपका ये पार्ट B कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, EVC डालने के बाद भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा एंड आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा। सो गाइस, ईमेल पे चलने से पहले अब आप एक बार समझिए कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। अभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीटली सबमिट नहीं हुई है, वो कब सबमिट होगी, जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आज की डेट में आधार ऑथेंटिकेशन के 2 अप्रोच हमारे पास हैं। एक होता है जब ऑनलाइन आपके पास ईमेल पर लिंक आता है और वहां से आप करते हैं। दूसरा एक ऑफलाइन मेथड होता है जहां पर आपको GSK पर जाना होता है,
यानी जीएसटी सुविधा केंद्र पर आपको जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको जीएसके में जाना है या ऑनलाइन ही हमारा काम हो जाएगा? उसके लिए आपको चेक करना है अपनी ईमेल। आपके पास मेल आएगा, जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे एक बार आपके पास मेल आएगा। अब मेल दो तरीके का हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोनों तरीके का मेल दिखाने वाला हूं। एक आपका मेल रहेगा ऑनलाइन ओटीपी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, दूसरा होगा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट जीएसके। सर ये कैसे पता मतलब पोर्टल किस तरीके से बाइफरकेट करता है? देखिए यहां पर पोर्टल ने अपने जो है एडवांस टूल का वो यूज करता है, काफी सारे स्टेट्स में अभी अवेलेबल हो गया है। अब वहां पर सिस्टम अपने आप ही बाइफरकेट कर देता है आपकी एप्लीकेशन को। अगर उसको डाउट होता है कि आपके पेन पे कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी इशू है, तो वो रैंडमली क्या करेगा, आपको जीएसके में ट्रांसफर कर देगा। यानी जीएसके में ट्रांसफर हो गया तो आपको फिर जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र डॉक्यूमेंट्स लेकर के, एंड वहां पर अपना थंब से आपको जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं, वो आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मली सबमिट होती है तो उस केस में आपके पास ईमेल के ऊपर ही आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक आ जाएगा, वहां पर आप अपना आधार नंबर डाल करके आधार ओटीपी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों में आपको मेल से ही पता चलेगा कि किस तरीके का वेरिफिकेशन आपके केस में एप्लीकेबल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं ये वाला मेथड, हाइपर लिंक, यानी आपके मेल पर जब लिंक आया है और आपका आधार ओटीपी से काम हो जाएगा तो आपको इस तरीके से मेल आएगा जहां पर लिखा होगा हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आपके पास इस तरीके का मेल आया है जिसकी सब्जेक्ट हेडिंग लिखी है हाइपर लिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो इस केस में आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, प्लीज क्लिक द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए आप इस मेल को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जिस मेल पर आपके ये आया है आपको ये लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप अपना करेक्ट आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर के बाद ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन आएगा, ओटीपी सेंड हो जाएगा उस नंबर पे जो आधार से लिंक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको चेक करना है, आपका सही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से। उस ओटीपी को आप वहां पर मेंशन करेंगे, तब आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी, आपकी तरफ से काम डन हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, गलत ओटीपी मत डालिएगा। एक बार आप अगर इस लिंक को यूज कर लेते हैं तो दोबारा इस लिंक का यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से इस लिंक को ओपन कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, आपका मोबाइल ओटीपी आप वहां से ले सकें। इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आपकी एप्लीकेशन अगर आप दोबारा फाइल करोगे तो वो फिर से जीएसके में चली जाएगी, फिर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास ऑनलाइन वाला ये लिंक आया है तो एक बार में ही आपको यहां पर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, आधार ओटीपी डाल करके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट सर। लेकिन अगर आपके पास ये वाला मेल नहीं आया, आपके पास मेल आया है जीएसके जाने का, जीएसटी सुविधा केंद्र जाने का, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है। वो क्या प्रोसेस है वो समझिएगा। दूसरा प्रोसेस अब मैं आपको समझा रहा हूं। ये वाला प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ऑनलाइन वाला किस तरीके से प्रोसेस होगा। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब समझिए दूसरा प्रोसेस ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर के। उसके लिए आपके पास इस तरीके से मेल आएगी जहां पर लिखा होगा इंटीमेशन फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास इस तरीके का मेल आया है, इसका मतलब आपका जो है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का आपके पास मेल आएगा। आपको करना क्या, सुनिए। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक आपको इस मेल के अंदर दिया होगा, ये लिंक रहेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। जिस भी डेट पर आप अवेलेबल हैं अकॉर्डिंगली आप वहां की अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो अपॉइंटमेंट बुक करने के साथ ही आपके पास ये मेल आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कॉन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो कन्फर्मेशन वाली मेल है इसमें आपका टाइम लिखा होगा, कब आपको जाना है और पीरियड क्या है, आपका डेट टाइम सब इस पर मेंशन होगा। और आपको इसका प्रिंट आउट जरूर लेना है, इसका प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है।
तो आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट बुक करना है आपको। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लेकर के जाएंगे साथ में ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट मिस मत कीजिएगा, वरना आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा और जीएसटी नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो कॉपी आप ले जाएंगे अपॉइंटमेंट ईमेल की, जो मैंने आपको ईमेल ये वाली दिखाई कॉन्फर्मेशन वाली, इसको आप जो है प्रिंट आउट करवाइए। उसके बाद अपना आधार और पैन नंबर, पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना है, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेकर के आप जाएंगे। और उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लेकर के जाने हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सेल्स डीड लगाइए, सेल्स डीड लेकर के जाइए। अगर आपने वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट लगाई है, प्रॉपर्टी टैक्स का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाइए। अगर आपने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर के जाइए। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अपलोड किया है एप्लीकेशन के टाइम पे, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल की ओरिजिनल कॉपी आप लेकर के जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, वहां पर मशीन में बायोमेट्रिक अपने लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो ऑफलाइन वाले प्रोसेस की अगर आपको मेल आती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपके लिए हो जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वहां जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं सक्सेसफुली, तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। नाउ एक बार अब आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में अगर आपकी एप्लीकेशन में सारी चीज़ें सही से पाई जाती हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव के केस में आपको लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पर फर्स्ट टाइम। लॉगिन करने के बाद वहां पे आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपका जीएसटी नंबर बन जाता है, आपको उसके मंथली कंप्लाइंस फिर करने होंगे, आपको उसकी रिटर्न्स फाइल करनी होंगी, जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। ये सारे काम आप इसके बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर जीएसटी में कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है, डिपार्टमेंट बोलता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, तो वो चीज़ें आपको दोबारा से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो डॉक्यूमेंट दोबारा प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कमियां हैं उसको ठीक करना होगा। एंड उसके बाद में आप रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के बाद में आपके रिप्लाई से अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑफिसर रीजन देगा रिजेक्शन का, कि इस रीजन की वजह से मैंने आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उस केस में आपको दोबारा अप्लाई करना होता है। एंड दोबारा से आप यहाँ पर जाकर के सेम प्रोसेस, दोबारा से सेम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन फाइल करेंगे। और ऐसा देखा गया है कि अगर अब जो है एक बार डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन और दोबारा आप फाइल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में वो एप्लीकेशन जीएसके में जाती है और आपको वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने उसके मंथली कंप्लायंसेस भी आपको जरूर करने हैं, अदरवाइज लेट फीस आपकी वहां पर भी लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आई ये वीडियो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इन नोट्स में मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी कॉपीज मैंने दी हुई, उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।